एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स फॉर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। ये वीडियोस सीए फाउंडेशन 2024 के लिए रेलेवेंट रहेंगी। इन वीडियोस को आप प्रेफर कर सकते हैं और आराम से कंपनीज एक्ट 2013 कवर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। हमसे बोला गया है कि द कंपनीज एक्ट 2013 वॉज इनैक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। The Companies Act 2013 was preceded by Companies Act 1956। इनका कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो भी एक्ट रिलेटेड टू कंपनीज थे उनको कंसोलिडेट करने के लिए और उनमें कुछ बदलाव लाने के लिए हमारा कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। और इससे पहले जो हमारा एक्ट चल रहा था वो था कंपनीज एक्ट 1956। अब नेक्स्ट पैरा में हम ये बात करते हैं कि क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से हमें कंपनीज एक्ट 2013 लाना पड़ा। ड्यू टू चेंजेस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956 विद अ न्यू लेजिस्लेशन। इनका कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में लगातार बदलाव आता रहता है और इसको बढ़ावा देने के लिए हमारा जो 1956 का कंपनीज एक्ट था उसको चेंज करना काफ़ी ज़रूरी था, जिससे कि हम आज की प्रेजेंट सिनेरियो से रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। जो हमारा नया कंपनीज एक्ट 2013 है इसमें 470 सेक्शंस हैं एंड 7 शेड्यूल्स हैं और हमारा जो ये इंटायर एक्ट है वो 29 चैप्टर्स में बटा हुआ है। अब कह रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, strengthen the interest of the minority investors, and for the first time legislates the role of whistleblowers and provisions relating to class action suit. Thus, this enactment seeks to make our corporate regulations more contemporary. इनका कहने का मतलब ये है कि इससे हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चेंजेस आएंगे, वो इम्प्रूव हो जाएगा, हमारे जो पहले के रेगुलेशंस थे वो और सिंपल हो जाएंगे। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा और उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी। और कंपनीज एक्ट 2013 पहली बार अपने साथ विसल ब्लोअर्स का रोल भी इंक्लूड करके चलता है। विसल ब्लोअर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में हो रहे रॉन्गफुल एक्ट्स का, फ्रॉड्स का, ब्रीच का जानकारी देते हैं। और ये कंपनीज एक्ट 2013 हमको क्लास एक्शन सूट भी फाइल करने के लिए प्रोविजंस देता है। ये इनैक्टमेंट हमारे कॉर्पोरेट रेगुलेशंस को और भी ज़्यादा मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेट करता है। अब बात करते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हमारा कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। पहला पॉइंट बोलता है हमसे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी हो या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 में बनी हो, उनको ये कवर करके चलेगा। इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA एक्ट 1999। इनका कहने का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी कवर करेगा, लेकिन अगर कोई ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 से या IRDA एक्ट 1999 से नहीं मिलते हैं या उनमें सिमिलर नहीं हैं, तो उन चीज़ों में वो रेलेवेंट एक्ट्स अप्लाई होंगे। सेम बैंकिंग कंपनीज के साथ अगर कोई कहते हैं ऐसे प्रोविजंस हैं जो इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के साथ, तो उस केस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आपका लगेगा। बात करें हम लोग कंपनीज इंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसके साथ भी वही है। अगर कोई ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के साथ इनकंसिस्टेंट हैं तो उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। एनी कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कोई एक ऐसी कंपनी है जो किसी स्पेशल एक्ट के तहत बनाई गई है, उन पर भी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एंड
एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। कह रहा है कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको इनकॉर्पोरेट किया है किसी एक्ट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में कोई नोटिफिकेशन दे तो उनको भी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 कवर करके चलेगा। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। पहला बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल अ कॉर्पोरेशन is an artificial being, invisible, intangible, existing only in contemplation of law. Being a mere creation of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as accidental to its very existence. इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन जो कि आर्टिफिशियल हो, इनविजिबल हो, इंटेंजिबल हो और जो केवल लॉ के लिए एग्जिस्ट करती हो, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी कंपनी हो जाएगी। और हर वो प्रॉपर्टी जो इसके चार्टर डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो इनको इनकॉर्पोरेट करने में जो डॉक्यूमेंट्स जो इन्हें इनकॉर्पोरेट करते हैं कॉरपोरेशन को, जो फीचर्स और जो क्वालिटीज़ वो इस पे कन्फर करेंगे, केवल वही क्वालिटीज़ ये पजेस करेगा। Company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate entity with perpetual succession and a common seal। हम लोग जैसे कि पहले भी जानते हैं कि भैया हमारी जो कंपनी होती है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है, वो परपेचुअल सक्सेशन फॉलो करती है और उसका एक कॉमन सील होता है। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं इस डेफिनेशन के साथ कि कहते हैं ये 3 फीचर्स आपकी कंपनी में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं कि कहते हैं फीचर्स क्या होते हैं हमारे कंपनी के। तो पहला है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, दैट अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अगर सिंपल बात की जाए तो ये सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आइए पढ़ते हैं। There are distinctive features between the different forms of organization, and most striking feature in the company form of organization, namely the other forms of business organization, that it acquires a unique character of being a separate legal entity. In other words, when a company is registered, it is clothed with a legal personality. It comes to almost the same rights and powers as a human being. Its existence is distinct and separate from that of its members. A company can own property, have a bank account, raise loans, incur liabilities and enter into contracts। तो यहाँ से हमको इतना समझ में आता है भैया कि कहते हैं हमारी जो कंपनी होती है उसके जो फीचर्स होते हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती हैं। और वन ऑफ द मोस्ट जो हमारी यूनिक क्वालिटी है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि मतलब ये अपने मेंबर से अलग होती है। जब इसको रजिस्टर किया जाता है तो लॉ इसको एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करता है और ये अपने नाम में प्रॉपर्टी ओन कर सकती हैं, इनका खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है, ये लोन ले सकती हैं, लायबिलिटीज़ इनकर कर सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट में अपने खुद के नाम से एंटर कर सकती हैं। बोला गया है इट इज़ एट लॉ अ पर्सन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट्स पर्सनैलिटी इज़ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट। इनका कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम, मतलब जो इसको बनाते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं, उनसे इसकी एंटिटी होती है अलग, उनसे इसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, ये उनसे अलग बिहेव कर सकती है। और हमारे मेंबर्स चाहें तो वो खुद एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई भी केस फाइल कर सकते हैं। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन स्यू इट एंड नॉट द मेंबर्स। अगर कंपनी के खिलाफ कोई डेट्स है तो उसके क्रेडिटर्स उसको स्यू भी कर सकते हैं। ठीक है। अ कंपनी इज केपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इट्स ओन नेम। ऑल्दो द capital and assets are contributed by the shareholders, the company becomes the owner of its capital and assets. The shareholders are not the private or joint owners of the company's property. इनका कहने का मतलब क्या है कि हमारी कंपनी जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, उसका बेनिफिट उठा सकती है और चाहे तो उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। हम जानते हैं कि हमारी जो कैपिटल है, हमारे जो एसेट्स हैं, वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, वो हमारे शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जो कंपनी की कैपिटल होती है, उसका ओनर कौन होता है, हमारी कंपनी होती है। किसी भी तरीके से हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो प्राइवेट या जॉइंट ओनर्स कंपनी के प्रॉपर्टी के नहीं होते हैं।
इसके बाद हमें एक केस लॉ दिया गया है, मकोरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था कि एम जो था वो होल्डर था ऑल द शेयर्स ऑफ अ टिम्बर कंपनी, ठीक है, और एक मेजर क्रेडिटर भी था कंपनी का। एम ने क्या किया, एक इंश्योरेंस लिया कंपनी के टिम्बर के लिए, और बाद में क्या हुआ, कंपनी का टिम्बर फायर से डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया। अब एम ने एक इंश्योरेंस क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि हमें इंश्योरेंस चाहिए। वहाँ पे ये बोला गया कि ही हैज़ नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दी कंपनी, मतलब उसके पास किसी भी तरीके का लीगल या इक्विटेबल इंटरेस्ट नहीं है कंपनी की प्रॉपर्टी में, इसीलिए उसको क्लेम नहीं दिया जाएगा। Hence, in this case, since the timber was insured in the company's name, M could not claim the compensation from the insurance company। इनका कहने का सेम वही मतलब है कि अगर कंपनी के नाम में कोई प्रॉपर्टी थी तो इंश्योरेंस भी कंपनी के नाम में ही होगा, और अगर आप एज अ मेंबर कोई भी इंश्योरेंस अपने नाम में लेते हो कंपनी की प्रॉपर्टी पर, तो आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाओगे। इसके बाद बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन की। देखिए इसमें क्या बोलता है, मेंबर्स में डाई or change, but the companies goes on till it is wound up on the grounds specified by the act. The shares of the company may change hands infinitely, but does not affect the existence of the company। इनका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भैया मेंबर्स की डेथ की वजह से, मेंबर्स के चेंज होने की वजह से हमारी कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। हमारी कंपनी केवल तब बंद होगी जब इसको वाइंडिंग अप इसका किया जाएगा, जब इसको वाउंड अप किया जाएगा उन तरीकों से जो कि एक्ट में हमारा स्पेसिफाई किया गया है। जो कंपनी के शेयर्स हैं वो चाहे जितनी बार अपना कहते हैं मेंबर्स के हाथों में जाएं, चाहे जितनी बार वो हैंड्स को चेंज करें, दूसरे लोगों के पास जाएं, लेकिन इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलता है, सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ अलोन कैन ब्रिंग an end to its life, its existence is not affected by the death or insolvency of its members। कह रहा है कि ये एक सेपरेट एंटिटी है जिसको कि लॉ क्रिएट करती है, तो मेंबर्स के आने से या मेंबर्स के चले जाने से इसकी एग्जिस्टेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। केवल लॉ ही इसको वाइंडिंग अप इसका कर सकती है, लॉ ही इसको वाउंड अप कर सकती है। बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर की डिपेंड करे कि किस तरीके की हमारी कंपनी है। बात करते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द कंपनी ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर। इनका कहने का मतलब क्या है, जिस भी तरीके की कंपनी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि लायबिलिटी मेंबर्स की क्या होने वाली है। तो आइए बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की। इसमें कहता है, इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी द डेट्स ऑफ द कंपनी इन टोटलिटी डू नॉट बिकम द डेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। The liability of the members of the company is limited to the extent of nominal value of shares held by them. In no case the shareholders be asked to pay anything more than the unpaid value of shares। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो जो कंपनी के डेट्स हैं वो आपके मेंबर्स के या शेयर होल्डर्स के डेट्स नहीं बन जाएंगे, और जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितना वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड करते हैं, और अगर पेमेंट की बारी आई तो उनसे अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स से ज़्यादा पेमेंट करने के लिए नहीं बोला जा सकता। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की। तो इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय देम, एंड दैट टू ओनली व्हेन द कंपनीज गोज इनटू लिक्विडेशन। कह रहा है अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें तो मेंबर्स केवल लायबल होंगे टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय देम, मतलब जितना उन्होंने गारंटी दे रखा है केवल उतना ही उनको पे करना है। और कब देना पड़ेगा? अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो, और अगर एक ये अनलिमिटेड कंपनी है तो मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की बात करते हैं। इसमें क्या बोलता है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन as it is created in the process other than the natural birth। ये legal और it is legal और judicial as it is created by law। it is a person since it is clothed with all the rights of an individual। इनका मतलब क्या है कि
जो हमारा एक कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसको कौन क्रिएट करता है? वो उनको हमारा लॉ क्रिएट करता है, ठीक है। और इसके पास सेम राइट्स होते हैं जैसे कि एक इंडिविजुअल के पास होते हैं। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कर सकती है अपनी लाइबिलिटीज़, स्यू कर सकती है अपने नाम में, और इनको भी स्यू किया जा सकता है। मेंबर्स चाहें तो इसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके पास इसके अगेंस्ट राइट होगा, और क्रेडिटर्स चाहें तो इसको स्यू कर सकते हैं इसके खुद के नेम में। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसलिए ये एक्ट करती है थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, दैट इज डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अफेयर्स को कंट्रोल नहीं करते, वो केवल एक्ट करते हैं एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। द डायरेक्टर्स कैन ईदर ऑन देयर ओन नेम और थ्रू द कॉमन सील कैन ऑथेंटिकेट द फॉर्मल एक्ट्स। डायरेक्टर्स जो हैं वो या तो अपने खुद के नेम में या कंपनी की कॉमन सील लेकर उसके फॉर्मल एक्ट्स को ऑथेंटिकेशन उसका कर सकते हैं, उसको ऑथराइज कर सकते हैं। बात करते हैं हम कॉमन सील की। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बिस्टोर्ड विद द बॉडी ऑफ अ नेचुरल बीइंग, देयरफॉर इट वर्क्स विद द एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कॉमन सील is the official signature of a company, which is affixed by the officers and employees of the company on its every document. The common seal is used by corporation as a symbol of its incorporation. इनका मतलब कहने का सीधा सीधा इतना सा है कि भैया हमारी जो कंपनी होती है वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, उसके पास तो एक ह्यूमन बॉडी है नहीं, तो उसके पास अपना खुद का सिग्नेचर नहीं होता, तो कंपनी करे तो करे क्या? तो कंपनी के पास आती है एक कॉमन सील, जो कि कैसे काम करेगी? उसके ह्यूमन एजेंट्स के ज़रिए, और ये जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे इस सील को एफेक्स किया जाता है। कॉमन सील एक सिंबल है उसके इनकॉर्पोरेशन का। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो ऑथराइजेशन कौन करेगा? द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय अ डायरेक्टर और अ कंपनी सेक्रेटरी। कह रहा है कि अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो हमारा ऑथराइजेशन 2 डायरेक्टर करेंगे या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी करेगी। अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो